नतीजे पर पहुंचा जाए, इससे पहले जरूरी होता है कि उससे जुड़े सवालों को ठीक से परख लिया जाए, उसके जवाबों को भी गौर से सुन लिया जाए। लेकिन जब आपका मकसद सियासत होता है तो आप में सवाल जवाब को सुनने का धैर्य नहीं बल्कि नतीजों पर पहुंचने की हड़बड़ी होती है। और जेएनयू मामले में भी यही हो रहा है। इसी हड़बड़ी का नतीजा था कि कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया, जबकि वीडियो में भारत विरोधी नारे लगा रहे ज्यादातर लोग आजाद हैं। इसी हड़बड़ी का नतीजा था कि राजनाथ सिंह ने एक फेक ट्वीट के आधार पर छात्रों के आंदोलन को हाफिज सईद से जोड़ दिया। और अब शायद इसी हड़बड़ी का नतीजा है कि वामपंथी छात्र संगठन और विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को संघ की साजिश करार देने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज हमारी कोशिश होगी कि किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय सही सवालों को सही लोगों के पास ले जाया जाए। सवाल मसलन देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों के उठने का मतलब क्या है? आखिर जिस आतंकी अफजल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दी गई, उसे चीख चीख कर शहीद का दर्जा देने का मतलब क्या होता है? बोलने की आजादी का देश के टुकड़े करने वाले नारों से क्या रिश्ता है? देश के लोगों को ये सवाल पूछने का हक है, लेकिन इन सवालों को टेढ़े मेढ़े जवाबों में उलझा दिया गया है। देश विरोधी नारों का सच बैकग्राउंड में जा चुका है और जो सामने है वो है संघ और साम्यवादियों का मल्लयुद्ध। हालत यह है कि इस लड़ाई में आदमी या तो संघी फासिस्ट करार दिया जा रहा है या फिर वामपंथी देशद्रोही। बीच में कोई जगह नहीं। अब तो सवाल भी अहम नहीं रह गए हैं। उससे ज्यादा अहम हो गया है सवाल पूछने वाले की पहचान, उसकी जाति, धर्म, उसकी विचारधारा। आपके हर सवाल को उसी संदर्भ में समझा जाएगा। और शायद यही वजह है कि कन्हैया की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रही जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट शहला राशिद हर सवाल पर उसे पूछने वाले की नीयत टटोलती है। आंदोलन है किस बात को लेकर है कि क्या चाहती हैं कि सेडिशन का चार्ज हटे? ऑब्वियसली हमारे 6 स्टूडेंट लीडर्स पर जो है सेडिशन का चार्ज है। 8 स्टूडेंट लीडर्स को डिबार किया गया है। इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। सभी काउंसिल मेंबर्स के पास में चिट्ठियां आ रही है प्रॉक्टर ऑफिस से, आप आइए हमारे सामने डिपोज कीजिए। हम लोग क्यों डिपोज करें? जब आपका इंक्वायरी ही फेयर तरीके से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है तो हम लोग क्यों उसके सामने डिपोज करें? अच्छा, मेरा एक बहुत सामान्य सा सवाल है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें मुकदमा पहले दर्ज होता है, जांच बाद में होती है। आप चाहती हैं कि पहले जांच हो जाए फिर मुकदमा दर्ज हो? क्या मैं आपका सवाल नहीं समझी? आप चार्जेस पहले लगाए जाएंगे ना, जब मुकदमा दर्ज होगा, किसी के खिलाफ एफआईआर होगी। हम बोल रहे हैं मुकदमा एकदम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये भाजपा सरकार का चाल है हमारे कैंपस को खत्म करने के लिए, हमारे कैंपस के मूवमेंट्स को खत्म करने के लिए। अलग वो रियली इफ दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि किसने स्लोगन्स किया था, लेट देम डू एन इन्वेस्टिगेशन। उन लोगों ने किया क्या है? यूनियन के करंट नेताओं पर, जो करंटली इलेक्टेड है, जो यूनियन के एक्स लीडर्स हैं, उन सब पर केस डाल दिए हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी एंड नथिंग एल्स। यूनियन के जो एक्स लीडर्स हैं जिसमें आशुतोष नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नारे क्या लगा रहे? वो अपने कैंपस में नारे नहीं लगा सकता आशुतोष। वहाँ पे एबीपी के लोग थे, वो लोग आजादी का नारा लगा रहे थे। नहीं, सुन लीजिए आप, वो लोग क्या नारे लगा रहे थे एबीपी के लोग? ना नहाने वालों से आजादी, नक्सलियों से आजादी, झोले वालों से आजादी, लेफ्ट वालों से आजादी, उन पे भी लगाइए। आशुतोष के जो नारे लगाए जा रहे हैं, आशुतोष क्या नारे लगा रहे हैं? महिलाएं मांगे आजादी, पुरुष भी नहीं, बंगाल मांगे आजादी। सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए। देखिए, या तो आप बोलिए या तो मैं बोलती हूँ। हम लोग तय कर ले, पहले आप बोलेंगे या मैं बोलूंगी। सवाल आप सुन लीजिए ना मेरी बात, आप सुन लीजिए। अगर आपको सुनना है, अगर आपको अपना वर्जन चलाना, फिर आप मेरे से मत पूछिए। नहीं, आप लोग, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, ठीक है। बिना उस पर लगाए हुए कि अफजल के समर्थक, ये देखिए मेरा चेहरे को बोल करके अफजल का समर्थक दिखा के, ठीक है? ठीक, आप ध्यान से सुनिए। महिलाएं मांगे आजादी, पुरुष मांगे आजादी, आधी रात को आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, कश्मीर। ये आशुतोष लगा रहा है, ये आशुतोष लगा रहा है। नहीं, आप बताइए, आशुतोष लगा रहा है। नारे लग रहे थे ना, ये आशुतोष लगा रहा है। नहीं, और केरल मांगे आजादी और बंगाल मांगे आजादी कौन लगा रहा है? इसका क्या मतलब है? आप बताइए ना, इसका क्या मतलब है? ये विमेन्स मूवमेंट के नारे हैं, ये विमेन्स मूवमेंट के नारे हैं। आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने पहले सुने? आप दिल्ली में कितने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? कितने साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बताइए ना, क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए ना कितने साल से के लिए आया हूँ मैं, जो सवाल कर रहा हूं। तो फिर आप ही बोलिए, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप ये बताइए ना। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुन लीजिए ना। फिर वैलिड है कि नहीं, सिर्फ इस बारे में आपका सवाल एकदम बकवास है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नारे लगते हैं कुड़न कुलम मांगे आजादी। किस चीज से? वहाँ पे लगता है गुजरात मांगे आजादी, वहाँ पे लगता है मुजफ्फरनगर मांगे आजादी, 377 से आजादी। ये सारे वुमेन्स मूवमेंट के नारे हैं जो 16 दिसंबर से लगातार लग रहे हैं, हर मूवमेंट में लग रहे हैं। एमएचआरडी से जब हम फेलोशिप मांगते हैं उस वक्त बोलते हैं एमएचआरडी से आजादी। उसका क्या मतलब है हमारा? अच्छा, सुन लीजिए ना, आप एकदम कश्मीर आफ्सपा से आजादी मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है?
अच्छा, और बंदूक के बल पर अब आप मेरे चेहरे को गोल कीजिए, उसमें दिखाइए, देखिए पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है। यू डू ऑल दिस, यू डू ऑल दिस। आप ये मीडिया ट्रायल चलाइए, ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कल को जब बजरंग दल वाले आप पर अटैक करेंगे, आपके एडिटर इसको दिखाएंगे नहीं। आप हर उस सवाल को जो आपके खिलाफ है, आप उसको वहाँ पे एबीवीपी नहीं, वहाँ पर एबीवीपी वाले सुन लीजिए, हर उस आदमी को आप अपना ही इंटरव्यू ले लीजिए, आप अपना ही इंटरव्यू ले लीजिए, मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेटर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे तो मेरी बात सुनिए, डोंट इंटरप्ट मी। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, आप जस्ट प्लीज गो। सेना, ये सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। ये हैरान करने वाला है कि वामपंथी सहिष्णुता सवालों की दहलीज पर ही दम तोड़ने लगती है। यहाँ देशद्रोही नारों पर सवाल पूछने वाली हर मीडिया या तो संघी है या पूंजीपतियों की दलाल है। नारों से इतर बात करने वाला पाक है, हलाल है। आपकी तरफ से उठाया गया कोई भी मुश्किल सवाल आपको यहाँ बिका हुआ पत्रकार साबित करने के लिए काफी है। इस बवाल में मीडिया दोनों तरफ से निशाने पर है। फर्क बस इतना है कि पटियाला हाउस कोर्ट में तथाकथित देशभक्त हाथ चला रहे हैं और जेएनयू कैंपस में तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी जुबान दोनों बराबर चोट कर रहे हैं, और सिर्फ पत्रकार बनकर बचना दोनों ही जगह मुश्किल है। खैर, आंदोलन पर लौटते हैं, जिसका एक सच ये भी है कि जिस उमर खालिद को वीडियो में देश विरोधी नारे लगाते हुए साफ साफ देखा जा रहा है, वामपंथी छात्र संगठन उस पर लगे मुकदमे की वापसी चाहते हैं। छात्रों के आंदोलन को जेएनयू के बहुत से शिक्षकों का भी समर्थन मिल रहा है। इस बात की आलोचना हिंदुस्तान के तमाम जो न्यायविद हैं उन्होंने भी करी है। तमाम लोगों ने इस बात की आलोचना करी है कि ये जजमेंट सही नहीं था। इट अमाउंटेड टू अ जुडिशियल मर्डर। ओके, तो ये बात रखी गई है। अब अगर ये बात है, ये विचार है, ये विचार अपने आप में क्या देशद्रोही है? क्या ये बात भारत तेरे टुकड़े होंगे से कैसे जुड़ती है? मैं समझना चाहता हूं। अगर आप बार बार ये मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि ये नारे हमारे छात्रों ने लगाए, तो नहीं लगाए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये नारे एबीवीपी ने लगाए। तो टीचर्स एसोसिएशन का जो मार्च निकला और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें एक भी आप ये तो बात कह रहे हो कि ठीक है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन नारे गलत लगाए गए, इस बारे में एक भी प्ले कार्ड नहीं दिखता है, एक भी स्लोगन नहीं दिखता है। इसको किस रूप में देखा जाए? नहीं, अगर जिन पोस्टरों की आपने बात करी, आप यहाँ खड़े होकर के जरा दिन भर खड़े रहिए, आपको पता लग जाएगा कि कितनी बार वो उस तरीके के पोस्टर भी दिखे हैं, उस तरीके के नारे भी दिखे हैं। अब आप ये कहें कि साहब फैकल्टी एसोसिएशन मार्च निकाल रही है, उसके बाद 10 पोस्टर थे, अरे ये 10 थे, उसके बारे में तो आपको कोई सवाल नहीं है। आप कहेंगे वो 11वां क्यों नहीं था? तो ये अगर बेतुक का तुक जो है, ये आपको मुबारक। लेकिन वो इसलिए आपको मुबारक नहीं वाजपेयी साहब, ये सवाल इसलिए क्योंकि वही 11वां जो है उन नारों से जुड़ता है, उन सवालों से जुड़ता है जिसको लेकर ऐसा है। जहां तक जेनुटा का सवाल है, जेनुटा ने अपनी पोजीशन उन नारों के बारे में भी और पूरे प्रकरण के बारे में बहुत स्पष्टता से रखी है। ठीक है, लेकिन सब स्वप्रमाणित राष्ट्रभक्त जो हैं वो आकर के पिटाई करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। ठीक है, आप उनसे जाकर के सवाल उनसे भी सवाल किया जा रहा है, लेकिन आप अपने सवालों को दूसरे के आप सवालों का जवाब सवाल से दे रहे हैं वाजपेयी साहब। नहीं, आप सवाल मैंने सवाल का जवाब दिया। आप सवालों के बदले सवाल का जवाब दिया। अगर आपकी मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये है लेकिन ये है कि अगर आप आमादा हैं ना समझने पे, मैं आपको बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ना मैं यहाँ समझने आया हूं और ना आपको समझाने आया हूं। कुछ सवाल लेकर आया हूं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, गलियों में पूछे जा रहे हैं, गलियों में पूछे जा रहे हैं, मोहल्लों में पूछे जा रहे हैं, शहरों में पूछे जा रहे हैं। उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको समझाने का मेरा कोई इरादा है और ना मैं समझने आया हूं। मैंने जवाब दिया भी है, समझिए, मैंने जवाब दिया भी है, मैंने जवाब दिया भी है। और अगर आप कोई और सवाल मैं अगला नहीं, एक और सवाल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये सच नहीं है कि डीएसयू जैसे संगठन जो जेएनयू में छात्र संगठन है, उनकी राष्ट्र में कोई उनका विश्वास नहीं है और वे इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे हैं कि जब दंतेवाड़ा में जब 75 जवानों की हत्या हुई तो यहाँ पर जश्न मनाया गया, भी खबरें आई। ये सच नहीं है क्या? ये आप कह देंगे तो वो सच हो जाएगा। ये जोबेलियन की जो नीति है कि एक झूठ नहीं, जवाब दे रहे हैं। नारों का सवालों का जो है ना जवाब नारे नहीं हो सकते, सवालों का जवाब जो है ना जवाब ही होगा। बौद्धिक क्षमता की कमी हमारे पास नहीं है, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहे। ठीक है, दंतेवाड़ा की है। अगर आप एक झूठ को, क्योंकि आपके पास प्रचार माध्यम है,
आप उसको बार बार दोहरा सकते हैं, आप उसको 100,000 दफे कह करके उसको सच में प्रमाणित करना चाह रहे हैं, तो केवल आपके बयान के दम पे तो ये सच नहीं हो जाएगा। हम कहते हैं कि आप प्रमाण दिखाइए इस बात का कि दंतेवाड़ा में जो हत्या हुई उसको लेकर के जेएनयू में जश्न मनाया गया, ये उस वक्त भी एबीवीपी के लोगों ने कहा था, आज भी वही टर्रा रहे हैं, कोई और दूसरा आदमी इस बात को नहीं कह रहा है। जिनका राष्ट्रभक्त इस बात में है कि साहब मेडिसन स्क्वायर में कितनी तालियां पिट रही हैं या वेम्बले स्टेडियम में कितनी तालियां पिट रही हैं, हमें ऐसे राष्ट्रभक्तों से जेएनयू के राष्ट्रभक्त छात्रों को, अध्यापकों को ऐसे राष्ट्रभक्तों से राष्ट्रभक्ति सीखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तो आपकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है? राष्ट्रभक्ति दो किस्म की है, ठीक है। हमारी परिभाषा में राष्ट्र में अगर सबसे पहले कोई आता है तो राष्ट्र के लोग सबसे पहले आते हैं, उनका हित सबसे पहले आता है, उनके हित से शुरू होकर के राष्ट्र बनता है, ठीक है। आप जिस राष्ट्रवाद की वकालत कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद फौजी बूटों के तले बनाया जाता है। हम जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो जनता के दिल और दिमाग को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आप जो फौजी बूट के तले रौंदने की जिन्हें आदत हो वो दिल और दिमाग की बात कहाँ समझेंगे? तो यानी कि संभव नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपकी जो भाषा है वो कमोबेश वही भाषा है जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बोलते हैं रोज, और जो कश्मीर में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की फौजें वहां अपनी बूटों के तले वहां के लोकतंत्र को दबा कर रखा है? यही भाषा उनकी भी है और वही भाषा आपकी है। देखिए, आप इस बात को समझिए, मेरा कोई स्टैंड नहीं है, पहली बात इस बात को समझिए, दिख रहा है, आप समझिए इस चीज को। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते वो सारे सवाल जो एक आम आदमी कहीं भी आपसे पूछ सकता है, वो सवाल पूछने का हक है मुझको। आप ये मानेंगे? मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मैं पहली बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, समझिए आप इस बात को। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक पत्रकार के नाते वो सारे सवाल मैं आपके सामने रखूं जो सवाल इस कैंपस के बाहर पूछे जा रहे हैं, और वो सवाल ये भी है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए आप। ठीक है, मैं दूंगा। आप अगर मेरी भाषा को पाकिस्तान के लोगों की भाषा के खिलाफ समकक्ष बता रहे हैं, या पाकिस्तान के जो भी आपके दिमाग में लोग हों, ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो कुछ भी मैंने कहा उसमें ऐसा क्या था जो उसके समकक्ष? आप बता दें। वो तो बता दिया मैंने। क्या बता दिया? आप भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौजें अपने बूटों के तले वहां के लोकतंत्र को दबाकर और मसल कर रखा हुआ है। आपने भी यही बात कही, और परवेज मुशर्रफ और मियां मुशर्रफ जिसको यहाँ कहा जाता है, मैंने क्या कहा? तो आपकी भाषा और उनकी भाषा में क्या फर्क? फौजी बूट का मतलब समझना चाहते हैं ना आप? देखिए, फौज और फौजी दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है, और हम फौज और फौजी में फर्क करते हैं। कुनान और पाशपोरा वो गांव हैं जहां फरवरी 1991 में उस गांव को घेर करके हर औरत का रेप किया गया। आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। फौजी बूट से हमारा ये मतलब है, आप हमें पाकिस्तानी फिर बता दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, ये आपकी इच्छा है। ब्रेक के बाद सवाल खेमे के उस पार। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत विवादित मसलों पर भी जेएनयू के भीतर बहस की एक स्वस्थ परंपरा रही है। लाल सलाम। आतंकी अफजल की फांसी और कश्मीर पर पहले भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। महिषासुर जयंती और वीफ फेस्टिवल को लेकर भी विवाद रहा है। जेएनयू में डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन जैसे माओवादी छात्र संगठन राष्ट्र और संविधान में भी यकीन नहीं करते। 9 फरवरी को अफजल और कश्मीर को लेकर कार्यक्रम भी इसी संगठन ने आयोजित किया था। एबीवीपी ने जब इसका विरोध किया तो बाकी वामपंथी संगठन डीएसयू के साथ खड़े हो गए। हालांकि ज्यादातर वामपंथी छात्र संगठन भारत के संविधान और राष्ट्रीयता दोनों में यकीन करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर एबीवीपी का मतभेद इनसे हमेशा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बस ये लड़ाई जरा तेज हो गई है।
टेररिस्ट को शहीद बनाने के लिए पूरा इन्होंने प्रयास किया अपना 2 साल इन्होंने वो भी किया। और हम लोग हमेशा पहले एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते थे, जो है पूरे प्रूफ देते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी हुआ नहीं। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, मीडिया भी आई, सबको दिखाया और देश के सामने आज जो जेएनयू में हो रहा है वो आया। ये जो घटना हुई उसको लेकर के मतलब देश में जो जेएनयू को लेकर जो छवि बनी बहुत खराब हुई है ना उससे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के काम के चलते, लेकिन इसको इस तरह से भी नहीं देख सकते। रीजन ये है कि कुछ हैंडफुल लोग तो थे, लेकिन उनको सपोर्ट तो बहुत से लोगों ने दिया। रीजन तो ये है, अगर आज उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप उसको शील्ड कर रहे हैं तो ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि कन्हैया की आनन फानन में गिरफ्तारी और पटियाला हाउस कोर्ट में छात्रों और पत्रकारों की पिटाई की वजह से एबीवीपी जेएनयू के भीतर बैकफुट पर है। वामपंथी तो खैर कैंपस के भीतर मजबूत हैं ही। कैंपस के भीतर ये विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन कैंपस से बाहर इसे राष्ट्रवाद की भावुकता से जोड़ा जा चुका है। अब इस आंदोलन का समर्थन और विरोध देशभक्ति की नई कसौटी बन चुका है। लेकिन इस लड़ाई में ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि अफजल की फांसी पर बहस करने वाले अगर देशद्रोही हैं, तो अफजल को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वालों को क्या कहा जाएगा। जेएनयू के राजनीति में ऐसे डिविसिव स्लोगन्स का कोई जगह नहीं। जेएनयू के छात्र इसको गारंटी करते हैं, पीडीपी के साथ अलायंस करने वाले आके हमको सिखाएंगे देश का यूनिटी क्या है। पीडीपी ने कहा हुआ है कि अफजल हैंगिंग इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। भाजपा सरकार चला रही है उसके साथ, भाजपा देशद्रोही है, यहाँ से करार कर दिया जाए भाजपा देशद्रोही है। तो ये इस सवाल का आप कैसे जवाब देंगे। जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान किसी मुद्दे, घटना और विचार के हर पहलू को समझने और समझाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्लासरूम के भीतर किसी विवादित मुद्दे पर एकेडमिक डिस्कोर्स करना एक बात है और उसी मुद्दे को नारे में तब्दील कर चौराहे पर उछालना एकदम अलग। मसलन अफजल को लेकर ये दलील एक आम आदमी शायद ही कभी समझ पाएगा कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाले आदमी की बरसी असल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही मनाई जा रही थी। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे।